भाग 2। रमेश के बगल में बैठी बुजुर्ग महिला प्लास्टिक के एक डिब्बे से निकालकर कुकीज खा रही थी। डब्बा रमेश की तरफ बढ़ाकर बोली, लो तुम भी खाओ। रमेश ने जवाब दिया, नो थैंक यू मैम। उस बुजुर्ग महिला ने जोर डालते हुए कहा, अरे खाकर देखो, होममेड हैं, मेरी बेटी ने बनाए हैं, उसे कुकिंग का बहुत शौक है। रमेश ने एक ले लिया, खाकर बोला, सचमुच बहुत टेस्टी है। बुजुर्ग महिला ने कहा, अच्छा हुआ तुम सीट बदलकर यहां आ गए, वरना वो लड़का टी टी करके मेरा सर खा जाता। रमेश हल्के से मुस्कुरा दिया। वो मन ही मन सोच रहा था कि सीट बदलकर फायदा तो उसे भी हुआ है, वरना पप्पू दुबे ने अपने सवालों से उसे पका दिया होता। बुजुर्ग महिला ने अपना डब्बा बंद करके बैग में रख दिया। तभी उनके फोन की घंटी बजी। उन्होंने कुछ देर बात करने के बाद कंडक्टर को बुलाकर पूछा, भैया बस कहां तक पहुंची है, कितने बजे तक लखनऊ पहुंचेंगे? कंडक्टर ने बताया कि आधा घंटा पहले आगरा क्रॉस कर चुके हैं, 12 सवा 12 तक बस लखनऊ पहुंच जाएगी। बुजुर्ग महिला ने फोन के दूसरी तरफ वाले व्यक्ति को बता दिया। फोन अपने पर्स में रखकर रमेश से बोली, बेटे का था, बस अड्डे पर आएगा लेने, इसलिए पूछ रहा था। 2 महीने बाद बेटी के घर से लौट रही हूं। रमेश फिर मुस्कुरा दिया। बुजुर्ग महिला ने पूछा, क्या समय हुआ होगा? रमेश ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर वक्त देखा। 9:17 हुए हैं। सोचती हूं कुछ देर सो लूं, पर अगर मैं ना जागूं तो लखनऊ पहुंचकर जगा देना। बुजुर्ग महिला ने स्लीप मास्क लगाया और सोने की कोशिश करने लगी। रमेश ने गौर किया, बस में सन्नाटा था। वो फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। बस में बैठे हुए एक बार फिर से वो अतीत में चला गया। 9th क्लास के अंत तक पहुंचते पहुंचते रमेश पूरी तरह से वंदना के प्यार में डूब चुका था, पर अभी तक उसकी उससे बात भी नहीं हुई थी। स्कूल भले ही कोएड हो, पर लड़कियों के अभिभावकों के आदेश पर एक क्लास में बैठाने के बावजूद टीचर्स इस बात का ख्याल रखते थे कि लड़के लड़कियों से बात करने या घुलने मिलने की कोशिश ना करें। वंदना उसके ही गांव की थी। स्कूल के बाद वो 2 लड़कियों के साथ पैदल ही घर जाती थी। रास्ते में एक जगह कच्ची सड़क उन लड़कियों के घर की ओर मुड़ जाती थी। वंदना उसी सड़क पर सीधे अपने घर की तरफ जाती थी। रमेश साइकिल से स्कूल जाता था। उसका भी वही रास्ता था जो वंदना का था। बस सीधी सड़क पर कुछ आगे जाने पर एक मोड़ रमेश के घर के लिए मुड़ता था। वंदना उस मोड़ के आगे जाकर रहती थी। स्कूल से निकलकर रमेश कुछ दूर जाकर रुक जाता था। वहां खड़ा होकर वंदना और उसकी सहेलियों के आने की राह देखता था। जब वो उससे आगे निकल जाती थीं, तो उनसे एक दूरी बनाकर पैदल साइकिल घसीटते हुए चलता था। वहां पहुंचकर जहां से उसे अपने घर के लिए मुड़ना होता था, वो फिर से साइकिल पर चढ़ जाता था। रोज रोज वो ऐसा इसलिए करता था कि शायद किसी दिन 10 मिनट के उस रास्ते पर जहां केवल वो और वंदना होते थे, वो उससे बात कर सके। पर उसकी हिम्मत हमेशा जवाब दे जाती थी। बस कुछ ही दिन बचे थे 9th क्लास के फाइनल इम्तिहान होने में। उस दिन रमेश ने तय कर लिया था कि वो आज किसी भी कीमत पर वंदना से बात करेगा। वंदना के पीछे साइकिल घसीटते हुए वो उस मोड़ पर आ गया जहां उसे अपने घर के लिए मुड़ना था। पर आज साइकिल पर चढ़कर घर जाने की बजाय वो वंदना के साथ आगे बढ़ गया। वो सोच ही रहा था कि वंदना को आवाज लगाकर रोके कि तभी वंदना चलते चलते अचानक रुक गई। रमेश उसके इस तरह रुक जाने से सकपका गया। वो भी अपनी जगह पर थम गया। वंदना का चेहरा तमतमाया हुआ था। गुस्से में बोली, क्या बात है? रोज देखती हूं कि तुम मेरा पीछा करते हो। रमेश घबरा गया, हकलाते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं पीछा नहीं कर रहा हूं, वो मेरे और तुम्हारे घर का रास्ता एक ही है। वंदना उसी तरह गुस्से में बोली, तुम्हारे घर का मोड़ पीछे छूट गया है, रोज वहीं से मुड़ जाते हो। आज इतनी हिम्मत कि आगे तक चले आए? अरे नहीं, वो गलती से आ गया। देखो, मेरा पीछा करना छोड़ दो, वरना अपने बड़े भाई से कहकर पिटाई करवाऊंगी तुम्हारी। अपनी बात कहकर वंदना पैर पटकती हुई आगे बढ़ गई। रमेश कुछ क्षणों तक वहीं खड़ा रहा।
जो हुआ था उससे उसकी हिम्मत टूट गई थी। निराश और परेशान उस दिन वो साइकिल घसीटते हुए ही घर गया। उस दिन के बाद से उसने तय कर लिया था कि वंदना को भुलाने की कोशिश करेगा। उसने अपनी सीट भी बदल ली, ऐसी जगह पर बैठने लगा जहां से वंदना पर नजर न पड़े। जैसे तैसे उसने 9th क्लास के इम्तिहान दिए। वो पास होकर 10th में पहुंच गया। घर वाले, टीचर्स, नाते रिश्तेदार सब यही बताते थे कि वो उसके जीवन का महत्वपूर्ण साल है। उसे बोर्ड की परीक्षा देनी है, अच्छा रिजल्ट लाना है। लेकिन उससे उलट रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि उसका ये साल बीतेगा कैसे। अपनी लाख कोशिशों के बावजूद वो वंदना को दिल से नहीं निकाल पा रहा था। अचानक ही बस सड़क के किनारे रुक गई। बस रुकने से लोगों में हलचल सी उठी। एक दूसरे से सवाल करने लगे कि क्या बात है, बस क्यों रुक गई। रमेश के बगल में बैठी बुजुर्ग महिला भी जाग गई। स्लीप मास्क हटाकर बोली, लखनऊ पहुंच गए क्या? रमेश ने जवाब दिया, नहीं, पर पता नहीं क्यों बस रुक गई है। सब तरफ से क्या हुआ सवाल सुनकर कंडक्टर ने बताया, वो आगे की सीट पर एक सज्जन बैठे हैं, उनके बच्चे को अचानक उल्टी महसूस होने लगी है, उन्होंने रुकवाई है बस। कारण जानकर लोग शांत हो गए। एक आदमी ने कहा, अब बस रुकी ही है तो मैं भी निपटाऊं, जरा रुक जाना। भाई साहब जरा जल्दी करिएगा, यहां ज्यादा देर नहीं रुकना है। वो आदमी उतरा तो उसके साथ दूसरे सज्जन भी बस से नीचे उतर गए। करीब 10 मिनट के बाद बस फिर से आगे बढ़ी। बुजुर्ग महिला ने रमेश से कहा, अब तो 11 बज रहे होंगे। रमेश ने फिर एक बार मोबाइल में देखा, 10:42 हुए थे। उन बुजुर्ग महिला ने एक बार फिर से स्लीप मास्क पहन लिया। रमेश ने 1 महीने की छुट्टी ली थी, पर उसे मालूम नहीं था कि कितना समय लग सकता है। वो बस एक बात जानता था कि वंदना किसी मुसीबत में है। उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए वो वंदना को तलाश करके ही रहेगा। अभी तो उसे गांव पहुंचकर सारा मामला समझना था। 1.5 साल ही हुए थे वंदना और रघुनाथ की शादी को। फिर ऐसा क्या हो गया कि वंदना अपनी ससुराल छोड़कर चली गई? ऐसा भी नहीं था कि वंदना की शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी। उसने अपनी इच्छा से रघुनाथ के साथ अपने रिश्ते के लिए हामी भरी थी। रघुनाथ से शादी करने के लिए ही तो उसने उसके साथ शादी करने से इनकार किया था। वंदना के परिवार वालों को उसका और रमेश का रिश्ता कबूल नहीं था। रमेश ने समझाने की कोशिश की थी कि अगर वंदना हिम्मत करे तो दोनों शादी कर लेते हैं। उसके माता पिता को वो मना लेगा, लेकिन वंदना ने साफ इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती है। जो रिश्ता उसके परिवार वालों ने तय किया है वो उसे मंजूर है। उसने कहा था कि वैसे भी बीएसएफ जवान की जिंदगी का क्या भरोसा। वंदना के इनकार के बाद वो अपनी ड्यूटी पर चला गया था, लेकिन उसे पता चला था कि वंदना की शादी उसके घर वालों ने बड़ी धूमधाम से की थी। अब उसे लग रहा था कि उसे वापस जाने की बजाय शादी के लिए अड़ जाना चाहिए था। बस लखनऊ पहुंच गई। सब उतरने लगे। रमेश ने अपनी पास बैठी बुजुर्ग महिला को बस से उतरने में मदद की। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि सदा खुश रहे। रमेश अपने दोस्त के घर के लिए ऑटो कर ही रहा था, तभी पप्पू ने आवाज दी, सिन्हा साहब, आप तो दूसरी जगह जाकर बैठ गए। लगता है वो माताजी पहचान की थी, आपने बस से उतरने में उनकी मदद की। रमेश ने ऑटो में बैठते हुए जवाब दिया, हां, थोड़ी जान पहचान थी उनके साथ। उसने ऑटो वाले को बढ़ने का इशारा किया। ऑटो अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। रमेश की छोटी बहन रजनी छत पर कपड़े डालने गई थी। उसने अपने भाई को आते देखा तो भागकर नीचे आई, आंगन पार कर दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। रजनी की इस हरकत पर उसकी मां ने डांटते हुए कहा, अरे कहां भागी जा रही है इस तरह? वो खुद दरवाजे पर यह देखने के लिए गईं कि माजरा क्या है। उन्होंने रजनी को अपने बड़े भाई के साथ आते देखा तो खुशी से चिल्लाईं, रज्जो के पापा, देखिए रमेश आया है। तब तक रमेश भागकर उनके पास पहुंच गया था। उसने अपनी मां के पैर छुए, उन्हें गले लगाकर पूछा, कैसी हो अम्मा? रमेश के पिता शिवदयाल और उसका छोटा भाई महेश भी दरवाजे पर आ गए थे। रमेश ने अपने पिता के भी पैर छुए। महेश ने अपने बड़े भाई के पैर छूकर कहा,
अरे वाह भैया, अचानक आ गए। रमेश भीतर आकर आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठ गया। उसके पिता ने पूछा, ऐसे अचानक? कोई खास वजह है? रमेश जानता था कि घरवाले उसके इस तरह अचानक आ जाने पर सवाल करेंगे, पर वो अभी उन्हें सही बात नहीं बता सकता था, नहीं तो सब परेशान हो जाते। कुछ दिनों की छुट्टियों पर आया हूं। बहुत दिन हो गए थे, आप लोगों से मिलने की इच्छा थी। रमेश की मां प्रभा देवी के मन में एक आशंका थी कि उनका बेटा अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के क्यों आया है, लेकिन अभी वो इस बात को शुरू नहीं करना चाहती थी। उन्होंने कहा, अच्छा किया कि तुम चले आए, हम भी तो तरस गए थे तुमसे मिले बिना। अब बाकी की बातें आराम से करना। वो रजनी को आवाज लगाने जा रही थी कि वो खुद ही अपने भाई के लिए पानी लेकर हाजिर हो गई। रमेश को पानी देकर बोली, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूं, तुम बैठो अपने भाई के पास, हम जा रहे हैं। उठते हुए उन्होंने रमेश से कहा, इसे ही कहते हैं कि दिल से दिल की राह होती है। मैंने दाल पीस कर रखी थी मूंग के पकौड़े बनाने के लिए और तुम आ गए। मूंग दाल के पकौड़े रमेश को बहुत पसंद थे। वो खुश होकर बोला, वाह अम्मा, मजा आ गया। प्रभा देवी रसोई में चली गई। शिवदयाल भी उनके साथ ही चले गए। भीतर जाकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मुझे तो लगता है कि रमेश उसके लिए ही अचानक आया है, रज्जो के मुंह से निकल गया था। मुझे भी ऐसा ही लगता है, वंदना के बारे में सुनकर परेशान हो गया होगा। हां, पर क्या फायदा, वो कर क्या लेगा? उस लड़की ने अपनी मर्जी से वो रिश्ता चुना था, अब उसे भी नहीं निभा पाई। प्रभा देवी ने समझाते हुए कहा, परेशान न हुई, अभी आया है, जरा खा पीकर आराम कर ले, फिर बात करते हैं। शिवदयाल वापस रमेश के पास चले गए। प्रभा देवी ने पकौड़े तलने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी। नाश्ता करते हुए रमेश को महसूस हो रहा था कि उसके पिता उससे कुछ बात करना चाहते हैं। वो जानता था कि उनके मन में क्या चल रहा है, बताना तो उसे भी था। वो जानता था कि जो काम वो करने की सोच रहा है उसके लिए उसे न जाने कहां कहां और कितने दिनों तक भटकना पड़ेगा, लेकिन वो ये भी समझता था कि उसके माता पिता को उसका निर्णय बेवकूफी भरा ही लगेगा। किसी को भी नहीं पता था कि वंदना कहां और क्यों चली गई। उसे खुद भी ये नहीं पता था कि वो शुरुआत कैसे करेगा। वो तो बस इतना जानता था कि उसे वंदना को तलाश कर यह साबित करना है कि वो वैसी नहीं है जैसा लोग सोच रहे हैं। यही उसका प्रायश्चित होगा। रमेश और वंदना की कहानी आगे किस तरफ मोड़ लेती है, ये जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए डाउनलोड करें प्रतिलिपि एफएम ऐप और ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़ने के लिए इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।